हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ये जाना था कि रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि प्रजनन क्या है, और उसके बाद में प्रजनन तंत्र कैसे बनता है, फिर प्रजनन या जनन कितने प्रकार का होता है ये हमने देखा, जिसमें आपको बताया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसमें हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था और उसकी कई सारी विधियां पढ़ी थी, और फिर उसके बाद में लैंगिक जनन स्टार्ट किया था। लैंगिक जनन के बाद में हमने आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं आपके लिए, मानव जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मानव जनन प्रणाली के बारे में। तो मानव में आपको पता है लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें दो जनकों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें एक होगा फीमेल और दूसरा मेल। तो पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और फिर जानेंगे कि मानव में जनन कैसे होता है, किस तरीके से संतान उत्पत्ति होती है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और क्या पढ़ेंगे, मानव जनन में हम पढ़ेंगे, मानव जनन तंत्र में हम पढ़ेंगे आज नर जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करें, क्या पढ़ना है हमें, मानव जनन प्रणाली में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन प्रणाली, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव जो है यानी मनुष्य कैसा रिप्रोडक्शन करता है, तो वो लैंगिक जनन करता है। मानव में लैंगिक जनन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब इसमें जो जनक होंगे वो कितने होंगे, दो जनक, यानी दो जनकों से क्या होगा, जनन होगा। और यहाँ पर जो संतान उत्पत्ति होगी उनमें भिन्नताएं होगी, यानी कि जब हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन, तो उसमें ये देखा था कि जो संतान उत्पन्न हो रही थी वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। तो मानव पहली बात तो लैंगिक जनन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद में मानव जो है विविपोरस है, यानी जरायुज है। ये क्या होता है, एक होता है ओविपोरस, दूसरा होता है विविपोरस। क्या बोलेंगे, ओविपोरस। ओविपोरस क्या होता है, तो वो जीव होते हैं जो अंडे देते हैं। क्या बोलेंगे, जो अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे बनते हैं, उनको कहते हैं हम ओविपोरस। क्या बोलेंगे, ओविपोरस। जबकि विविपोरस क्या है, जो बच्चे को जन्म देते हैं। क्या बोलेंगे, जो बच्चे को जन्म देते हैं, इनको क्या बोलेंगे, विविपोरस बोलेंगे, जरायुज बोलेंगे। तो मानव कैसा प्राणी है, विविपोरस है, जरायुज है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देता है। और जनन कैसा करता है, तो लैंगिक जनन करता है। अगला है, यह एकलिंगी है, यानी कि जो मनुष्य है यूनिसेक्सुअल है। मानव जो है यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक लिंगी है। जैसे कि आप जानते हैं मेल और फीमेल, मेल और फीमेल कैसे हैं, एक लिंगी हैं, मेल अलग फीमेल अलग। अगला है यौवन, यानी कि हम कुछ अवस्थाएं सीखेंगे कि मानव की एज में क्या क्या बदलाव आते हैं। यौवनावस्था आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं पॉवर्टी। क्या बोलते हैं, पॉवर्टी। पॉवर्टी एज कब से शुरू हो जाती है, तो लगभग वही आपकी लड़कियों में पॉवर्टी एज कब से, 11 से लेकर 13 साल में शुरू हो जाती है। और ऐसे ही लड़कों में भी 13 से 15 साल में, मेल में भी पॉवर्टी एज शुरू हो जाती है। जिसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, तो यौनावस्था क्या है, यह उम्र की वह अवस्था है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं।
क्या होता है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये है आपकी फीमेल की, क्या बोलेंगे, फीमेल एज। फीमेल की पावर्टी एज 11 से 13 वर्ष में शुरू हो जाती है, जिसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि फीमेल में एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, क्या शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा, ब्रेस्ट में विकास आने लगता है, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, और भी कई जननांगों पर बाल उगना, चेहरे का अलग दिखना, आवाज का पतला हो जाना, इस तरीके के कुछ बदलाव आपको देखने को मिलते हैं पावर्टी एज में। ऐसे ही आपके बॉयज में भी यानी कि मेल में भी क्या होता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनना स्टार्ट होते हैं, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी की जननांगों पर बाल आना, आवाज का भारी हो जाना, इस तरीके के आपके ये मेल में भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं पावर्टी एज। तो स्पर्म बनना स्टार्ट होंगे कब, जब मेल में पावर्टी एज शुरू होती है, यानी लड़कों की पावर्टी एज शुरू हो जाती है 13 से 15। ऐसे ही लड़कियों में भी ओवा बनना स्टार्ट हो जाता है, फीमेल में भी कब से, 11 से 13 वर्ष की उम्र में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना शुरू होता है तब से। तो ये था आपकी पावर्टी एज। ऐसे ही आता है एक मोनोपोज। क्या आता है, मेनोपोज। इसमें क्या होता है, महिलाओं की वह अवस्था जिसमें जनन अंग काम करना बंद कर देते हैं। लगभग 50 से 55 साल की उम्र में क्या होता है, महिलाओं में जनन अंग काम करना बंद कर देते हैं, यानी उसके बाद में ओवा नहीं बनता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। क्या होता है यहाँ पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, यानी कि ओवा नहीं बनता है। तो जनन अंग यहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं लगभग 50 से 55 साल के बीच में। जब महिला की एज कितनी हो जाएगी, 50 से 55 साल की हो जाएगी, तब उसमें ओवा नहीं बनेंगे या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे हम, मेनोपोज बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, मेनोपोज। ऐसे ही आता है एंड्रोपोज। क्या बोलेंगे, एंड्रोपोज। इसमें क्या होता है, पुरुषों में जनन अंग काम करना बंद कर देते हैं, या हम कहें स्पर्म बनना बंद हो जाते हैं लगभग 55 से 60 वर्ष की उम्र में। या हम कह सकते हैं इस स्थिति के बाद, इस अवस्था के बाद कोई भी महिला या पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाने के बाद में संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर प्रजनन अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, एंड्रोपोज, जब पुरुषों में जनन अंग काम करना बंद कर देते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, क्योंकि मानव में हमें 2 जनक पढ़ने हैं, एक तो मेल और दूसरा फीमेल। तो पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक बार पहले आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको नाम सुनने को मिलेंगे, यूरेथ्रा, पेनिस, उसके बाद में स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडेडमिस, बॉस डिफेंस, और उसके बाद में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, इस तरीके के आपको नाम सुनने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं कहाँ से, आपके नर जनन तंत्र से। क्या पहले इसमें क्या पढ़ना है, नर जनन तंत्र में, क्योंकि ये एक तंत्र है तो इसमें कई अंग होंगे, कई अंग काम कर रहे होंगे। तो जो आपका मुख्य अंग है, मुख्य जनन अंग की बात करें तो वो है आपका वृषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेस्टिस। क्या बोलेंगे, टेस्टिस। कितने होते हैं, 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, जो कि मुख्य जनन अंग है। क्या है, टेस्टिस यानी वृषण। सहायक जनन अंग कौन से हैं, यानी कि जब जनन में काम, इस वृषण के साथ कौन कौन काम करते हैं, तो आपका है अधिवृषण। क्या बोलेंगे,
अधिवृषण या फिर एपिडाइडमिस। क्या बोलेंगे? एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस। अगला है एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस। अगला है आपका शुक्रवाहिनियां। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिनियां, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। अगला है शुक्राशय। क्या बोलेंगे? शुक्राशय, सेमिनल, सेमिनल वेस्कल, सेमिनल वेस्कल्स। फिर आपकी आती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और दूसरी है आपकी काउपर्स ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड्स। तो ये आपके हैं सहायक जनन अंग या सहायक जनन ग्रंथियां भी हम कह सकते हैं। मुख्य जनन अंग क्या हो जाएगा? टेस्टिस। उसके बाद में आपके ये सहायक जनन अंग है। कैसे काम करते हैं एक एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वृषण, टेस्टिस। तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस संख्या में एक जोड़ी या कहें दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं या फिर वन पेयर होते हैं आपके ये वृषण। अगला है यह स्पर्म का निर्माण करते हैं। जो आपका मेनली इनका काम है, टेस्टिस का मुख्य काम क्या है? स्पर्म का निर्माण करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? आप बताएंगे वृषण में होगा, टेस्टिस में होगा। फिर क्या होता है? अगला काम क्या है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी स्राव करते हैं। यानी कि जो वृषण है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो टेस्टिस है ये एक तरीके की ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? तो जनन ग्रंथि है। और ग्रंथियों का काम क्या होता है? कोई न कोई हार्मोन बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो टेस्टिस ग्रंथि है ये भी हार्मोन बना रही है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि स्पर्म बनाने में सहायता करता है। जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या काम करता है? ये काम करता है आपका स्पर्म बनाने में सहायक होता है। अगला है यह वृषण कोश, अधिवृषण कोश। क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक आता है अधिवृषण, तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं वृषण कोश, स्क्रोटम। क्या बोलेंगे? स्क्रोटम या फिर वृषण कोश। तो यह जो है आपके जो टेस्टिस हैं ये वृषण कोश में स्थित होते हैं, यानी स्क्रोटम में स्थित होते हैं। ये क्या है? तो जो आपके टेस्टिस हैं ये कुछ इस तरीके से हैं, अंडाकार स्थिति में। कैसे होते हैं? अंडाकार स्थिति में, दो होते हैं और अंडाकार स्थिति में होते हैं। ये एक थैली जैसी संरचना में स्थित होते हैं। क्या बोलेंगे? थैली जैसी संरचना में स्थित होते हैं और इसी संरचना को हम नाम दे रहे हैं स्क्रोटम। क्या नाम देंगे? स्क्रोटम। ये क्या है? स्क्रोटम। तो ये टेस्टिस जो है आपके, टेस्टिस किस में स्थित है? तो स्क्रोटम में स्थित है, यानी कि वृषण कोश में स्थित है। और ये क्या काम कर रहा है? वृषण कोश ये तापमान को कंट्रोल कर रहा है। किसको? टेम्परेचर को, ताप को नियंत्रित कर रहा है स्क्रोटम। क्योंकि जो वृषण है आपके, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है। क्या होता है? यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो रहा है। और स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से कम तापमान पे ही होता है। जैसे शरीर का तापमान, जैसे कि शरीर का तापमान कितना मान ले? 37 डिग्री सेल्सियस। तो स्पर्म जो बनेंगे वो लगभग आपके बनेंगे 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 34 से 35 या फिर 35 से 36। इस तरीके से 1 से 2 यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम ताप पर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। यानी शारीरिक ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ताप कम होगा तब जाके स्पर्म बनेंगे। क्योंकि ये एक बहुत ही
पतली कोशिका है, बहुत ही नाजुक कोशिका है। तो ये कितने ताप पर बनेगी? शारीरिक ताप से कम ताप पर बनेगी। और इसीलिए जो वृषण है ये शरीर से बाहर स्थित होते हैं या उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि शारीरिक ताप पर स्पर्म नहीं बनते हैं। और शारीरिक ताप को कम करने के लिए आपकी ये एक होती है थैलीनुमा संरचना, जिसमें वृषण स्थित होते हैं। और इस संरचना को हम नाम देते हैं स्क्रोटम वृषण कोश। क्या नाम देंगे? वृषण कोश। तो वृषण कोश का काम क्या होगा? एक तो यहाँ पर वृषण स्थित हुए हैं यानी टेस्टिस हैं, और दूसरी बात यहाँ पर ये टेम्परेचर को कम कर रहा है, शरीर के तापमान से कम तापमान रख रहा है। कौन? आपका स्क्रोटम या बोले वृषण कोश। अगला लिखा हुआ है शुक्राणु का निर्माण शरीर के ताप के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर होता है। शरीर का जो स्पर्म है यानी शुक्राणु का निर्माण 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप कम होना चाहिए, तब जाके स्पर्म बनेंगे। अगला है टेस्टिस कई लोब्स में बटा होता है। प्रत्येक लोब में पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जिन्हें सेमिनिफेरस नलिकाएं कहते हैं, या फिर हम कहें शुक्र जनन नलिकाएं, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल। शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं किसमें? जो आपका टेस्टिस है, क्या बोलेंगे? जो टेस्टिस हैं यहाँ पर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। जैसे ये क्या हो गए? 2 टेस्टिस हो गए, और यहाँ पर नलिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं नलिकाओं को नाम हम देते हैं सेमिनिफेरस नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं। यहाँ पर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये दो जो नलिकाएं हैं सेमिनिफेरस नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। या हम कहें ये ट्यूब्यूल जो है, नलिकाएं हैं, इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो आपकी जर्म सेल, क्या बोलेंगे? जर्म सेल। दूसरा आपकी सर्टोली कोशिकाएं, क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल्स। तो ये जो जर्म सेल हैं यही स्पर्म बनाती हैं, और जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? स्पर्म को पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है? तब आप बताएंगे सर्टोली कोशिकाओं का। याद रखेंगे जर्म सेल और सर्टोली कोशिकाएं, ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से ही मिलकर बना है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या बोले शुक्र जनन नलिका। जहां पर जर्म सेल जो है ये क्या करती हैं? शुक्राणु बनाती हैं या स्पर्म बनाती हैं, क्योंकि इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन, और बनते हैं स्पर्म। फिर स्पर्म क्या है? एक तरीके की सेल है, यानी कि तरीके की क्या है? एक सेल ही है, और जीवित सेल है। तो जीवित सेल को पोषण चाहिए होगा, और उसको पोषण कौन प्रदान करता है? ये आपकी सर्टोली कोशिकाएं उनको पोषण प्रदान करती हैं। तो यहाँ तक पहुंच गए आपके 2 टेस्टिस थे, और ये वृषण कोश में सुरक्षित थे, यानी कि आपके स्क्रोटम में स्थित थे। और स्क्रोटम क्या कर रहा है? तापमान को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर आपके जो टेस्टिस हैं यहाँ पर होता है शुक्राणुओं का निर्माण। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, शुक्राणुओं का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। यह प्रक्रिया कहाँ हो रही है? तो आपकी सेमिनिफेरस नलिकाओं में, जो कि कहाँ है? टेस्टिस में स्थित है। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें जर्म सेल जो कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद स्पर्म बनाती हैं, और दूसरा सर्टोली कोशिकाएं जो कि जर्म सेल को पोषण प्रदान करती हैं, या फिर हम कहें शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे। अगला है
ये नलिकाएं मिलकर एक घुमावदार संरचना बनाती हैं जिसे एपिडाइडमिस, क्या बोलेंगे, एपिडाइडमिस, या हिंदी में बोले अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण कहते हैं। कहने का मतलब जो सेमनीफेरस नलिकाएं थी इस तरीके से आपके वृषण थे, और ये क्या थी, ये आपका स्क्रोटम था यानी वृषण कोश था, और इसमें हमने देखा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कुछ इस तरीके से थी। ये क्या थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो गया। अब क्या होगा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे आकर के कुछ इस तरीके की नलिका बनाएगी। इसी को हम बोलेंगे अधिवृषण, क्या बोलेंगे, अधिवृषण, एपिडाइडमिस, क्या बोलेंगे, एपिडाइडमिस, अधिवृषण। स्पर्म यहाँ बने और यहाँ बनने के बाद में जो अधिवृषण है यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे परिपक्व होने के लिए। स्पर्म कहाँ आ जाएंगे, अधिवृषण में आ जाएंगे, अस्थायी रूप से यहाँ पर स्टोर होंगे और परिपक्व हो जाएंगे। लिखा है एपिडाइडमिस आगे चलकर एक नली बनाती है जिसे शुक्रवाहिकाएं कहते हैं, यानी कि यही एपिडाइडमिस फिर से इस तरीके से एक नली बनाएंगी। एक क्या मतलब कि दो बनाएंगी, क्योंकि दो वृषण थे, दो आपकी कुछ ये सेल थी, यानी कि जो नलिकाएं हैं ये वाली, ये भी दो थी, और ये आगे चल करके अधिवृषण बना रही हैं, एपिडाइडमिस बना रही हैं। इसी तरीके से ये दोनों फिर से आगे बढ़ेंगे और लंबी नलिका बनाएंगी जिसको हम नाम देंगे शुक्रवाहिका। क्या नाम देंगे, शुक्रवाहिका। वास डिफरेंस, क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। अब क्या होगा, स्पर्म यहाँ बनेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, कहाँ बनेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। उसके बाद कहाँ स्टोर हो जाएंगे, अधिवृषण में, एपिडाइडमिस में कुछ देर के लिए। फिर परिपक्व होने के बाद में ये कहाँ जाएंगे, ये आएंगे शुक्र नलिका में, शुक्रवाहिका में आ जाएंगे, यानी कि वास डिफरेंस में आ जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, आगे देखते हैं। इसके बाद ये है आपका टेस्टिस, ये आप देख सकते हैं, ये आपके दो टेस्टिस हैं। इसमें क्या थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे बढ़ करके घुमावदार एक नली बनाएंगी, और इसको हमने क्या नाम दिया था, एपिडाइडमिस, अधिवृषण। क्या बोलेंगे, अधिवृषण। अब अधिवृषण में क्या होगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्पर्म परिपक्व होंगे, यानी कि ठहर जाएंगे, यानी स्टोर हो जाएंगे। अब यही नलिका आगे चल करके पतली सी नली बनाएगी, क्या बोलेंगे, पतली सी नली बनाएगी, और इसी नाली को हम नाम देते हैं वास डिफरेंस, शुक्रवाहिका। क्या नाम देंगे, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। ऐसे ही इधर से भी ये जाएगी शुक्रवाहिका, और ये कहाँ मिलेंगी, तो ये मिलेंगी आके आपके शुक्राशय में। कहाँ मिलेंगी, शुक्राशय में, सेमिनल वेसिकल में। क्या बोलेंगे इसको, शुक्राशय। और इसके बाद में शुक्राशय में क्या होता है, यहाँ पर शुक्राशय द्रव निकलता है। यहाँ पर क्या होता है, शुक्राशय द्रव भरा होता है, द्रव निकलता है, और साथ ही साथ आपकी ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि, क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये क्या करती है, ये भी प्रोस्टेट द्रव स्रावित करती है। क्या होता है, यहाँ पर भी प्रोस्टेट द्रव स्रावित करती है। अब ये यहाँ पर क्या था, स्पर्म, तो एक तो स्पर्म, और दूसरा यहाँ से शुक्राशय से निकला द्रव, सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, दूसरा सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड। तीसरा ये जो आपका प्रोस्टेट है ग्लैंड, इसने भी द्रव बनाया, तो तीसरा क्या आ जाएगा, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड। ये तीनों आकर के कहाँ मिलेंगे, फिर से यहाँ पे आपके यूरेथ्रा में। कहाँ मिलेंगे, यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग में।
और इसको हम कहते हैं सीमेन। क्या नाम देते हैं? सीमेन वीर्य। तो सीमेन में क्या क्या है? आपके स्पर्म है, सेमिनल फ्लूइड है, प्रोस्टेट फ्लूइड है। और इस फ्लूइड में क्या है? इसमें प्रोटीन है, बाकी के पोषक तत्व हैं। क्योंकि यहाँ पर आप एक जो आपका ये स्पर्म है, ये क्या है? जीवित सेल है और इसको पोषक तत्व चाहिए है। तो साथ में ही स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड यानी प्रोटीन और पोषक तत्व, और साथ ही साथ प्रोस्टेट फ्लूइड, इसमें भी कुछ द्रव यानी कि जिसमें आपका स्पर्म आसानी से आगे बढ़ सके। तो ये क्या करते हैं? मूत्र मार्ग से निकलते हुए पास किए जाते हैं और ये ले जाए जाते हैं कहाँ? तो एक फीमेल बॉडी में, जिसके कारण क्या होता है? संतान उत्पत्ति होती है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये आपका था मेल रिप्रोडक्टिव। ऐसे ही हम पढ़ेंगे, ये क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव। ऐसे ही हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव। उसके बाद में वहां पर क्या बनेगा? वहां पर बनेगा ओवा यानी अंडा। उसके बाद में फिर क्या होगा? स्पर्म और ओवा मिलेंगे, जिसके बाद में बनता है आपका जाइगोट, और उसी जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से चाइल्ड बनता है। तो इस तरीके से आपका ये था नर जनन तंत्र, जिसमें क्या बन गया? स्पर्म बन गया। क्या बना? स्पर्म बना। और साथ में यहाँ पर याद रखेंगे, मेल में जो यूरिन है, यूरिन और सीमेन, यूरिन और सीमेन ये दोनों एक ही मार्ग से पास किए जाते हैं। यानी कि पेनिस से ही आपका यूरिन और सीमेन, जो कि यूरेथ्रा से ही आपका पास किया जाता है एक ही मार्ग से। जबकि जो यूरिन है ये कहाँ से आता है? मूत्राशय से आता है। कहाँ से आएगा? मूत्राशय से, यूरेटर से आएगा। और जो आपका ये वीर्य है यानी सीमेन है, ये कहाँ से आता है? ये कुल मिला के शुक्राशय से आता है। तो जब यूरिन आ रहा होता है, तब क्या होता है? वहां पर कुछ संकुचन होता है नलिका में, और वहां से वीर्य का आना बंद हो जाता है। जब वीर्य आता है तब यूरिन नहीं आएगा। कहने का मतलब एक बार में एक ही चीज आएगी, या तो वीर्य या फिर यूरिन, या तो सीमेन या फिर यूरिन। तो इस तरीके से होता है स्पर्म का निर्माण, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा नर जनन तंत्र के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो कैसे बनता है, चाइल्ड कैसे बनता है, एम्ब्रियो को पोषण कौन देता है, प्लेसेंटा क्या होता है। इस तरीके के कई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।